हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। हम बेहतरीन प्रश्नोत्तरी के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की ये प्रश्नोत्तरी बड़ी विशेष रहने वाली है, क्योंकि जो विद्यार्थी वो अध्यापक पद की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड की बात करें, संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड की बात करें, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लगता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान से बेहतरीन प्रश्नोत्तरी रहेगी। कम से कम इसके अंदर 150 क्वेश्चन है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे हम, और बड़े शानदार प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है जेन प्याजे को। जेन प्याजे को बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? बाल मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है 1840 से। कब मानी जाती है? 1840 से मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के कौन से बुनियादी क्षेत्र होते हैं? तो बाल मनोविज्ञान के जो बुनियादी क्षेत्र होते हैं, वो सबसे पहले होता है व्यक्ति का व्यवहार। व्यवहार के बाद में उसके आते हैं विकास। विकास के बाद में उसकी भावनाएं और समाजीकरण। ये बाल मनोविज्ञान की प्रमुख बुनियादी आवश्यकताएं होती है। अगला प्रश्न है, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? बिल्कुल, बाल मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की शाखा मानी जाती है। बिल्कुल सही है, हाँ इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाल मनोविज्ञान को विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में? तो इसमें किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। गर्भकाल से लेकर के जब बालक परिपक्वता तक आता है, तब तक बाल मनोविज्ञान के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में किया गया? तो प्लेटो के द्वारा जो अपनाया गया था, वो अपनाया गया था विप्रयोग पद्धति। विप्रयोग पद्धति प्लेटो के द्वारा अपनाई गई थी, और इसका उन्होंने जिक्र किया था रिपब्लिक पुस्तक में। अगला प्रश्न है, इसमें व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? तो ये है, ये मनोविश्लेषण का परिवर्तित रूप है, और इसका संशोधित रूप माना जाता है। व्यक्तिगत निदान पद्धति ये किसका रूप है? मनोविश्लेषण का। अगला प्रश्न है, इसमें भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? भाषा विकास में नवजात शिशु की प्रथम ध्वनि को कहा जाता है क्रंदन। क्रंदन उत्तर इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से तत्व शामिल नहीं है? तो इसमें जो बालक के भाषा के अंदर, बच्चों में भाषा को विकसित करने वाले जो कारक होते हैं, वो होता है बुद्धि, बालक के शरीर का स्वास्थ्य और उसकी परिपक्वता और लिंग भेद। ये बालक की भाषा को प्रभावित करते हैं। इसमें स्वभाव है, ये प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर डी इसका ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है कि 90 से कम बुद्धि लब्धि, आईक्यू, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू बालक किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसमें जो 90 से आईक्यू जिसका कम होता है, वे आते हैं मंद बुद्धि के अंदर। मंद बुद्धि के अंदर उनका आकलन होता है। अगला है, बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण है? बच्चों में बाल अपराध के प्रमुख कारण कौन कौन से? उसमें भौतिक अवस्था भी बाल अपराध का कारण होता है, आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक परिस्थिति के कारण भी बाल अपराध के प्रमुख घटक होते हैं। उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न, बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? बच्चों में जो प्रमुख बाल अपराध होते हैं, वो झूठ बोलने की क्रिया होती है, उनमें चोरी करने का भाव होता है, और जुआ खेलने का भाव। ये मुख्य रूप से बाल अपराध के अंदर आते हैं। अगला है, अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है ग्रीक भाषा से। किससे बना हुआ है? ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। अगला है प्रश्न, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका है? बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों का विकास का अध्ययन किससे करता है? गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक करता है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था। ये तो कहा था क्रो एंड क्रो ने, लेकिन यहां पर बात आती है कि जन्म से लेकर के परिपक्वता तक, जन्म से लेकर के परिपक्वता तक ये अध्ययन किया जाता है। ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर का ये कथन माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
ये प्रतिपादन किया गया था एस फ्राइड के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था मनोविश्लेषण सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डॉलर और पीजे नीर ने, जॉन डॉलर और पीजे नीर के द्वारा। बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके होते हैं? बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके होते हैं? यहाँ दिखाया गया अवलोकन, दूसरा दिखाया गया साक्षात्कार और तीसरा प्रश्नावली। ये तीनों नहीं होते। यहाँ पर बच्चों को अधिगम के माध्यम से कुछ सिखाया जाता है, यानी क्रिया वस्तु के द्वारा, क्रिया करके जो बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था ये होती है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था वो 12 वर्ष तक होती है, उसके बाद में किशोरावस्था शुरू होती है। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है? कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक तनाव महसूस करता है और बात बात पर वो क्रोध या ईर्ष्या करता है? तो वह अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है। 20 का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बालक का विकास परिणाम, बालक का विकास परिणाम होता है किसका? वंशानुक्रमक का होता है और वातावरण की अंतक्रिया का उदाहरण होता है, परिणाम होता है ये। भारत में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सेन गुप्ता को। डॉक्टर सेन गुप्ता को भारत में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द मनोविज्ञान किस भाषा से लिया गया है? शब्द मनोविज्ञान ये किस भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से। ये किस भाषा से लिया गया? ये हमने पहले भी पढ़ा था, ग्रीक। यहाँ पर इतालवी, यूनानी और लैटिन, ये तीनों में नहीं है। इसमें कौन सा है? ग्रीक। ग्रीक ये 2 शब्दों से बना होता है। मनोविज्ञान किससे बना होता है? 2 शब्दों से, जिसमें साइके और लॉजी, साइके और लॉजी, जिसमें साइके का अर्थ होता है जीवन और लोगिया का जीवन यानी आत्मा, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना होता है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान कितने प्रकार का होता है? मनोविज्ञान मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है नैदानिक विज्ञान, दूसरा होता है सामाजिक, दूसरा कौन सा होता है? सामाजिक, तीसरा होता है संज्ञानात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक होता है, और चौथा होता है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। ये 4 इसके प्रमुख भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान रिक्स्थान और रिक्स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो मनोविज्ञान है ये व्यवहार, ये किसका अध्ययन है? ये व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, उत्तर इसका एक बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान है वो एक प्रकार का कैसा विज्ञान होता है? ये सामाजिक विज्ञान होता है। बालक हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो वो क्या समाज के अंदर आकर के विभिन्न प्रक्रियाएं करता है। तो मनोविज्ञान के अंदर है वो सबसे ज्यादा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक का नाम बताइए। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विल्हेम वुंड को। विल्हेम वुंड को कहा जाता है। एक जर्मन वैज्ञानिक थे भाई, विलियम वुंड एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा लोगों के प्रति नकारात्मक रवैये का उदाहरण है? तो ये पूर्वाग्रह होता है। क्या होता है? पूर्वाग्रह। ये एक प्रकार से नकारात्मक, सामान्य तौर से क्या होता है? पूर्वाग्रह किसी चीज के बारे में विचार, विश्वास और पूर्ण धारणा को प्रदर्शित करता है। किसको? विचार को, विश्वास को और पूर्ण धारणा को प्रदर्शित करता है। इसे किसी समूह के अंदर, व्यक्ति के अंदर और विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से शत्रुतापूर्ण रवैये के रूप में यह प्रदर्शित होता है। उत्तर इसका बिल्कुल सी रहेगा। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करता है? तो मस्तिष्क का ऐसा भाग होता है वो कौन सा होता है? ये होता है, यहां पर देखिए आप, इसे हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस, तो ये भाग होता है मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस। ये अल्पकाल को दीर्घकाल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखिए आप, सुदृढ़ीकरण के लिए कौन सा अन्य शब्द गढ़ा गया है? तो सुदृढ़ीकरण को लिए ये सबसे जो शब्द गढ़ा गया है वो है इनाम, अगला प्रश्न देखिए आप, एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों वाले व्यक्ति के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है मनोचिकित्सा। ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है मनोचिकित्सा। ठीक है, तो मनोविज्ञान के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक कठिनाई वाले, यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो परेशान होते हैं, उसकी मानसिक स्थिति वो खराब होती है, तो इन प्रक्रियाओं को नियोजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मनोचिकित्सा। अगला प्रश्न देखिए आप, किसी बच्चे के एक शब्द के उच्चारण के लिए प्रयुक्त शब्द है। किसी बच्चे के एक शब्द के उच्चारण के लिए जो शब्द है वो है होलोफ्रेज। उत्तर बिल्कुल ए रहेगा। लगभग 12 महीने की उम्र में बच्चा कुछ बोलना शुरू कर देता है
आमतौर पर एकल शब्द, इन्हें क्या कहते हैं, होलोस कहते हैं। उन्हें किन नाम से जाना जाता है, होलोस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है, उदाहरण के लिए कोई एक बच्चा जैसे कह दे यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु मेरी है, इसे क्या है दर्शाने के लिए माय कह सकते हैं, मेरी को क्या कह सकते हैं, माय कह सकता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का होलोस शब्द आता है, इसे होलोफ्रेज नाम से प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा निदान योग्य निद्रा विकार नहीं है। तो कौन सा नहीं, इसमें नहीं है निद्राभाषण। निद्राभाषण अर्थात सोमोनी लोकवी, ये क्या होता है, निद्रा विकार नहीं होता, ठीक है ना। सोमोनोलिकी किससे होता है, जैसे अक्सर नींद में बातें करना होता है, नींद में गड़बड़ी का एक प्रकार ही होता है ये, तो ये निद्रा का विकार नहीं होता। अगला प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है, कौन है वो प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर दिखाया गया मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, उत्तर इसका बी रहेगा। ध्यान से पढ़िए, ऐसा कौन प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है, तो मेरुदंड करता है। अगला प्रश्न देखिए आप, इनमें से कौन हमारे शरीर के अंगों की गति और स्थिति को समझ सकता है, हमारे शरीर के अंगों की गति को और स्थिति को समझ सकता है। तो वो होता है एक, हाँ ये होता है प्रोप्रियोसेप्शन जिसे कहा जाता है किनेस्थेसिया भी इसको कहा जाता है। हाँ अगला प्रश्न देखिए आप, मस्तिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने का वह तरीका जो सामान्य मस्तिष्क गतिविधि को दर्शाता है कहलाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी। ये क्या करेगा, मस्तिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना में शामिल था, उसके बाद वह अपने व्यवहार के परिणामों के बारे में कम चिंतित, लापरवाह और आवेगी हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति को किसी तरह से चोट लगी होगी, किसी तरह की चोट लगी होगी। तो किस तरह की, ललाट पाली यानी ललाट लोब मस्तिष्क का एक घटक होता है। ललाट पाली यानी लोब एक मस्तिष्क का ये घटक होता है। जो व्यक्ति की चोट से ग्रसित हो जाता है, उसके बाद में उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में वो कम चिंता करता है, लापरवाह हो जाता है, आवेगी हो जाता है। तो एक प्रकार की चोट होती है ललाट लोब यानी ललाट पोली होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, रचनात्मक के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी। रचनात्मक के वैज्ञानिक की शुरुआत की थी गिलफर्ड ने। किसने की थी, गिलफर्ड ने की थी। अगला प्रश्न क्या है, टीना ने एक टू डू लिस्ट लिखी, लेकिन जब वह अपनी पहली गतिविधि के लिए बाहर गई तो वह इसे घर पर भूल गई। जब उसने इसे याद करने की कोशिश की तो उससे केवल सूची की शुरुआत और अंत याद था, लेकिन बीच में क्या था यह याद नहीं था। पिछला परिदृश्य इसका एक उदाहरण होता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण माना जाता है, यह माना जाता है सीरियल स्थिति प्रभाव यानी कर्मिक स्थिति प्रभाव कहा जाता है इसे। अगला देखिए, व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत क्या है। व्यक्तिगत क्या है, तो इसमें देखिए किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली विशेषताओं और व्यवहारों का एकीकरण क्या कहलाता है, व्यक्तिगत यानी पर्सनालिटी का कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत की विशेषता है। तो यहाँ पूछा गया है, तो यह जीवन भर स्थिर रहता है, बिल्कुल नहीं रहता, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल गलत है, ये व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अगला देखिए, ये अद्वितीय है और एक दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। यहाँ पर ये विशेषता, हाँ बिल्कुल ये विशेषता बिल्कुल सही है, यह अद्वितीय होता है, जीवन भर स्थिर रहता है, किसी व्यवहार को प्रभावित नहीं करता, यह अद्वितीय होता है बिल्कुल, यह व्यक्ति को दूसरे से अलग दिखाता है। पर्सनालिटी लोगों की अलग अलग होती है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व का कौन सा आयाम अनुशासन दिखाने, उपलब्धि के लिए लक्ष्य करने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो ये होता है कर्तव्यनिष्ठा। क्या होता है ये, कर्तव्यनिष्ठा होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यक्तिगत खेल प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है, व्यक्तिगत खेल प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। तो ये खेल प्रदर्शन को प्रभावित करते व्यक्तिगत लक्षण यह निर्धारित कर सकते हैं कि एथलीट तनाव और प्रतिस्पर्धा को कैसे संभालते हैं। उत्तर बिल्कुल सी रहेगा अपना। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को गोलमटोल कदकाठी, मुलायम शरीर, आराम करना, भोजन विशेष प्रिय, विनोद प्रिय, तनाव रहित लक्षण निम्न में से किसके होते हैं। तो ये होते हैं एंडोमॉर्फिक के ये लक्षण होते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति की गोल मटोल कदकाठी, मुलायम शरीर, आराम करना, भोजन विशेष प्रिय, मजाक करना, तनाव रहित रहना, ये होता है एंडोमॉर्फिक के अंदर इसका अध्ययन होता है। अगला क्या है प्रश्न देखिए, सैनिक अथवा खिलाड़ी की तरह मजबूत शारीरिक संरचना, सुगठित मांसपेशियां होती है।
एवं स्वभाव से आत्मविश्वासी, साहसी, तार्किक, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने में रुचि वाले लक्षण निम्न में से किसके होते हैं? तो ये होते हैं मिसोमॉर्फिक के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दुबले पतले शरीर, आत्म केंद्रित, निराशावादी, शारीरिक रूप से कमजोर, रिजर्व नेचर वाले लक्षण निम्न में से किसके होते हैं? तो ये लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं? एक्टोमॉर्फिक के होते हैं। एक्टोमॉर्फिक, ये कौन सा हो गया? सैनिक वाला हो गया। ये हो गया जो मजाक पसंद करते हैं, प्रिय भोजन करते हैं, गोल मटोल होते हैं, उसका ये हो गया एंडोमॉर्फिक। जो तनाव में रहते हैं, निराशावादी रहते हैं, वो एक्टोमॉर्फिक होते हैं। अगला क्या है प्रश्न? व्यक्तित्व के एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक एवं एक्टोमॉर्फिक वर्गीकरण किसने किए? ये जो वर्गीकरण किए गए ये किसके द्वारा? ये सेल्डन के द्वारा किए गए, सेल्डन के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न देखिए आप, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया? पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। याद रखना इस चीज को, पर्सोना ये कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। अब अगला प्रश्न क्या है? पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्सोना क्या होता है? एक मुकुटा होता है। क्या होता है? एक मुकुटा होता है। सी इसका उत्तर रहेगा बिल्कुल। अगला है, असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है मनोविश्लेषण। उत्तर सी रहेगा। निम्न में से किसने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व बताए? शारीरिक रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व बनाए हैं, अभी हमने पढ़ा था सेल्डन के बारे में। सेल्डन ने इनका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार से सेल्डन द्वारा नहीं बताया गया? तो यहाँ पर देखिए, एथलेटिक है, ये सेल्डन के द्वारा नहीं बताया गया। इसके अलावा एंडोमार्फिक है, एक्टोमार्फिक है, मिसोमार्फिक है, ये तीनों सेल्डन के द्वारा बताए गए। एडोमार्फिक व्यक्ति के लोग किस प्रकार के होते हैं? बताइए आप, इसका प्रश्न हमने पहले कर लिए। तो ऐसे होते हैं, मोटे गोल मटोल होते हैं, विनोद प्रिय भोजन करने वाले होते हैं, तो मोटे थुलथुले होते हैं। ठीक है ना, मोटे थुलथुले होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक्टोमार्फ व्यक्तित्व के लोग किस प्रकार के होते हैं? ये भी हमने पहले पढ़ दिया, दुबले पतले लोग होते हैं, तनाव में ग्रसित लोग होते हैं। ठीक है ना, एक्टोमार्फिक लोग। अगला प्रश्न क्या है? मिसोमार्फिक व्यक्तित्व के लोग किस प्रकार के होते हैं? तो एथलेटिक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं या सैनिक होते हैं, वो मजबूत मांसपेशियों वाले होते हैं। कौन से होते हैं? मजबूत मांसपेशियों वाले होते हैं। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा है? किसने बांटा है? ये बांटा है कार्ल जुंग ने। किसने बांटा है? कार्ल जुंग ने बांटा है। अगला प्रश्न, शांत रहना, गुस्सा न करना, अकेले रहना, चिंता करना आदि गुण किस प्रकार के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंतर्मुखी के अंदर। किसके अंदर? अंतर्मुखी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे खुलकर मिलना, हंसी मजाक करना, चिंता न करना आदि गुण किस प्रकार व्यक्तित्व में पाए जाते हैं? तो ये बहिर्मुखी व्यक्ति के अंदर। किसमें? बहिर्मुखी व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो व्यक्तित्व का घटक, यहाँ देखिए, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, ये व्यक्तित्व घटक होते हैं, लेकिन धार्मिक है ये घटक व्यक्तित्व का नहीं होता। लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं? ये होती है उसके वंश के अनुसार और पर्यावरण, दोनों इसके अंदर प्रभावशाली होते हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है? तो ये जो है, इसमें संदेह और एकांत प्रिय, संदेह और एकांत प्रिय। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषताएं एथलीट व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती? तो ये आसानी से हार मान लेना, ये एक प्रमुख एथलेटिक विशेषता नहीं पाई जाती। तो आज इस सीरीज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जो आप अध्यापक भर्ती के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तन्मयता से पढ़िए। अगली क्लास में बाकी शेष बच्चे प्रश्नों की हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को बड़े शान और मान से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।